हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अनफिल्टर्ड। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने लेज़र के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, उसके पहले हमने क्वांटम के बारे में डिस्कस किया, पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो चाहे स्टूडेंट आप +2 में हो, 12th में हो या इंजीनियरिंग फिजिक्स या इनफैक्ट बीटेक पढ़ रहे हो, उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स है वो पढ़ रहे हो या बीएससी में पढ़ रहे हो बेसिक, तो ज़्यादातर जगहों में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आता है, सिलेबस में दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस एक्चुअली ये ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, एक टॉपिक है, लेकिन ऑप्टिक्स जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या उससे पहले पढ़ते हैं, तो आपको याद होगा कि ऑप्टिक्स में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा इंटरफेरेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, डायफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट जब आप हायर स्टडीज में जाते हो तो ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लेंस, मिरर, इन सब की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं कि बनता कैसे है, क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, दैट इज एब्रेशंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में यानी लाइट की वजह से कौन कौन से फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है, ये सब हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसी पर्पस में, इसी के लिए हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंटरफेरेंस का। लेकिन इंटरफेरेंस के पहले हम एक दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इनफैक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा समटाइम्स कि जब दो वेव्स, चलिए आपको एग्जांपल देते हैं, अभी हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम, इसके बाद हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेव की बात करते हैं। जब दो वेव्स हैं, दो वेव्स, दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इवन अपोजिट भी मूव कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओनली थिंग, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, एंड उनका जो फेज है वो या तो सेम हो या उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। तो जब दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो रिजल्टेंट वेव मिलता है। रिजल्टेंट वेव, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, और इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, या इसी फिनोमेना को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन आपको बोलने के बाद हो सकता हो समझ में आया हो, हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करते हैं, लिखते हैं समझाने के लिए। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम सुपर पोजिशन की। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। देखिए, एक वेव का तो सुपर पोजिशन कभी होगा नहीं, तो मिनिमम आपको कितनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। ठीक है। तो डेफिनेशन में व्हेन टू और मोर देन टू waves of same frequency and in same phase or having constant phase difference
ठीक है। when two or more than two waves of same frequency and in same phase or having constant phase difference, superimposes या superposes each other, superpose each other, then this phenomenon is called as superposition of waves, and the principle is known as principle of superposition of waves. ये डेफिनेशन है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। ये डेफिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं और इम्पोज करते हैं तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को सुपरपोजिशन कहते हैं और इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट आपको हम फिगर से समझा देते हैं कि फिगर में कैसे क्या चीज़ें हैं, फिगर समझा देते हैं। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि ये डेफिनेशन क्या है। अब मान लीजिए ये कोई वेव है, हम यहाँ पे साइन वेव ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये साइन और सेम पोजीशन पे दो वेव बनाए जा रहे हैं जिनकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकती है बट फ्रिक्वेंसी उनकी सेम है। ठीक है, ये मान लीजिए एक और वेव आ गई, दो वेव्स हैं। अब अगर देखा जाए तो इन ये सब एक ही फेज में है। ठीक है, साइन की मैक्सिमम कहाँ होती है? π/2 पे, तो ये π/2 है यानी 90 डिग्री। यहाँ पे π/2, ये पाई, ये पाई। तो इसके वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे इसकी एम्पलीट्यूड ए थी, इसकी एम्पलीट्यूड बी है, तो यहाँ पे प्लस भी हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई वेव है, हमने ड्रॉ कर दिया जैसे साइन वेव। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जैसे 180 डिग्री है। ठीक है, दो वेव्स हमने बना दी है 180 डिग्री। तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो बस एक स्ट्रेट लाइन यही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ निगेटिव है, यहाँ जितना निगेटिव है उतना ही यहाँ पॉजिटिव है। सिमिलर केस में यहाँ जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ निगेटिव है, तो और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यही वेव की सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन। अब
सुपरपोजिशन के बाद आता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस भी नियरली समझने के लिए इन्हीं जैसा है, सुपरपोजिशन ही जैसा है। ओनली थिंग उसके साथ कंडीशन क्या-क्या आ जाती है कि जो वेव है, जैसे अभी सुपरपोजिशन के बारे में बताया कि सुपरपोजिशन में हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट या सेम फेज होना चाहिए। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की डेफिनेशन क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या सेम फेज में हो, तो वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं या उसी को बोलते हैं हम इंटरफेयर करते हैं। और इसी फिनोमेना, जो फिनोमेना अभी हमने डिफाइन की कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, इनफैक्ट उसी फिनोमेना को भी हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ओनली थिंग एक कंडीशन आ जाती है कि इंटरफेरेंस के लिए वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब कोहेरेंट क्या होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोहेरेंट में दो टाइप की प्रॉपर्टीज आ जाती है, एक टेम्पोरल कोहेरेंस, एक स्पेशियल कोहेरेंस। उस पर अब अभी नहीं जाएंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं या इंटरफेयर करते हैं, तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहेंगे इफ जितनी भी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन वेव्स की जो फेज है वो सेम फेज में हो, या उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो सेम हो, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेव्स कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में नहीं है। बस ये याद रखिए, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है तो इंटरफेरेंस आप लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दोनों लिखा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़। फाइन, चलिए इसको थोड़ा सा, अब इंटेंसिटी मॉडिफाई हो जाती है, ये हमने डेफिनेशन में बोला, चाहे इंटरफेरेंस में बात करिएगा तो इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो मॉडिफाई हो जाती है, बट कितनी मॉडिफाई होती है ये भी तो एक क्वेश्चन उठता है। तो अगर मॉडिफाइड है तो क्या है, मॉडिफाइड नहीं है तो क्या है, ठीक है, ये जानना है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे, जब फिगर ड्रॉ किया था तो लेफ्ट साइड में जो फिगर था उसमें हमने देखा था कि वेव्स के जो ये दोनों वेव्स हैं वो सेम फेज में थे, और उसकी वजह से उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा था, ठीक है। दूसरी फिगर में जो हमने लेफ्ट साइड बनाई थी, उस फिगर में हमने देखा कि दोनों वेव्स की जो फेज थी वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसकी वजह से दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे और हमें एक स्ट्रेट लाइन केवल मिल रही थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फर्स्ट फिगर में दोनों वेव्स मिलकर एक नया वेव कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और लेफ्ट साइड वाले फिगर में दोनों वेव्स मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए इंटरफेरेंस दो टाइप की होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये अभी इस टॉपिक में आएगा बीच में, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स कोई नया वेव जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ये समझने वाली बात है। आपको हम जो एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको अभी मिलेगी, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पे चलते हैं। मान लेते हैं हम दो वेव्स, जैसे हमने डेफिनेशन किया कि दो वेव्स होने चाहिए, तो लेट देयर आर टू वेव्स, ठीक है। वेव्स की इक्वेशन क्या होती है ये आई होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा।
ठीक है। यहाँ पे हमने दो वेव्स माने। एक वेव का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, और दूसरे वेव का इक्वेशन हमने माना है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। यहाँ पे y1 और y2 वेव की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं एट टाइम t। a1 a2 इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड है, हाइट है वेव की। phi1 फर्स्ट वेव की फेज है एंड phi2 सेकेंड वेव की फेज है। ये हमने माना है। पॉसिबल हो सकता है कि दोनों वेव्स अलग अलग फेज में हो, इट इज़ पॉसिबल। तो उस केस में क्या होता है, फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, वो क्या है, जब वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोज करते हैं तो एक नया वेव जनरेट होता है। तो हमने मान लिया सुपरपोज का मतलब एडिशन। हमने मान लिया कि y1 y2 मिलकर एक नया वेव बना रहे हैं जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अभी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। तो y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको केवल समझना है। स्टेप स्टेप बाय स्टेप अगर समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। y1 की जगह पे क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, ये y1 हो गया, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2, ये हमने दूसरा ले लिया। ठीक है, दो वेव्स हो गए। अब इन्हें ऐड करना है। तो ऐड तो हम ऐसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा टी phi1 है, वहाँ साइन ओमेगा टी phi2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन को ब्रेक करेंगे इसके फंक्शंस में। तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आता है, 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आता है, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ये, 11th में भी, 11th में होता है आई थिंक, 11th में होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है। इस उस फार्मूले को यूज़ करके हमें इन्हें लिखना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 यहाँ पे बाहर ले लेते हैं और हम इस फंक्शन को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए क्या है, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी हो गया। कॉस बी मतलब कॉस phi1 प्लस, अब कॉस ए आएगा, कॉस ओमेगा टी एंड साइन phi1। ये एक फंक्शन हो गया, इसका एक्सपेंशन ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये है दूसरा फंक्शन a2 वाला, a2 साइन ओमेगा टी कॉस phi2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन। ये दो फंक्शंस अपने अपने हो गए, अलग अलग हो गए। अभी क्या है, तो हमें क्या करना है, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो हमें एक चीज़ समझ में आती है
कि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इन दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन है, और इधर कॉस ओमेगा टी और इधर कॉस ओमेगा टी ये कॉमन। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा टी को भाई कॉमन ले लो। तो ओमेगा टी को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी कॉमन, बचा क्या, यहाँ से a1 और कॉस फाइव वन, इस फंक्शन से a1 कॉस फाइव वन, और इधर से प्लस a2 कॉस फाइव टू, ये एक टर्म हो गया। साइन ओमेगा टी जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा कॉस फाइव वन और उसका मल्टीप्लिकेशन a1, इधर से बचा कॉस फाइव टू और उसका मल्टीप्लिकेशन a2, ठीक है। प्लस दूसरे में से हम क्या कर रहे हैं, कॉस फाइव ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं। तो इधर से कॉस ओमेगा टी फाइन बाहर लेंगे तो क्या होगा, साइन फाइव वन और a1, तो a1 साइन फाइव वन प्लस a2 साइन फाइव टू। ये दो टर्म्स आए हमारे, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको रहने देते हैं, काम आएगा बाद में, ताकि आप भूलिए ना कि हमने क्या यूज किया है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि a1 कॉस फाइव वन प्लस a2 कॉस फाइव टू। अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों कॉस के फंक्शंस हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि ये कुछ फंक्शन हो गया a कॉस फाइव, कोई एक फंक्शन हो गया। इसी तरीके से a1 साइन फाइव वन प्लस a2 साइन फाइव टू को हमने माना कि a साइन फाइव हो जाता है, मान लिया। जहां पे फाइव क्या है, फाइव टू डिफरेंस फाइव वन, फाइव क्या है, फाइव वन माइनस फाइव टू भी हो सकता है, फाइव टू माइनस फाइव वन भी हो सकता है, कौन सा ज़्यादा है नहीं पता, ठीक है। क्या है, इसीलिए फाइव टू डिफरेंस फाइव वन हमने लिख दिया, क्योंकि फेस डिफरेंस है, तो फेस डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट हमने डिफरेंस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अब इन दोनों की वैल्यू, जो ये वैल्यू है, ये और ये, हम ये पुट करेंगे एंड ये पुट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो y क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन फाइव। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए कॉमन है, ए हमने बाहर ले लिया, चलिए भाई। ब्रैकेट में क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अगर इस इक्वेशन को हम देखें, ये इक्वेशन, तो ये आ जाता है ए प्लस बी वाला फॉर्मूला वाले फॉर्म में। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो नया वेव बना, ठीक है, हमने बात की कि स्टार्ट में बोला कि दो वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, नया वेव जनरेट कर रहे हैं। तो जो नया वेव बन रहा है, इनफैक्ट उसका इक्वेशन अगर देखा जाए और पुराने वाले जो फर्स्ट दो वेव्स हैं उनके इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो सेम फॉर्म में आते हैं। इट मीन्स दो वेव्स के सुपरपोजिशन से एक तीसरा नया वेव बन रहा है।
इसकी एम्पलीट्यूड नो डाउट डिफाइन हो गई, मॉडिफाई हो गई एंड फेज मॉडिफाई हो गया। एम्पलीट्यूड, तो ये नए वेव का इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये नया वेव जनरेट हो गया सुपरपोजिशन होने के बाद, इंटरफेयर होने के बाद जो वेव बना उसका इक्वेशन क्या है, तो भाई उसका इक्वेशन ये है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि अब वेव तो बना, तो फेज क्या है भाई, आप बता रहे हो कि फेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, फाई फाई टू डिफरेंस फाई वन है, फेज है कितना, क्या हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना उस केस में, हमने मान लिया ये इक्वेशन कोई है लेट्स से 1, ये इक्वेशन है लेट्स से 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a sin phi डिवाइडेड बाय a cos phi दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, a से ये कैंसिल, ये हो गया tan phi, tan phi क्या हो गई, इनकी वैल्यू, मतलब a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, ये हो गया tan phi, तो फेज कितना हो गया, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, बाद में ये पूरा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos, ये हो गया नए वेव, जो नया वेव बना उसका फेज है कि, ठीक है। अब इसके साथ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एम्पलीट्यूड, जब वेव नया बन रहा है तो उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, इनिशियल हमने क्या माना था कि a1 और a2 ये दोनों एम्पलीट्यूड्स हैं दो वेव्स के, दो अलग अलग वेव्स के जो एक दूसरे पे सुपरपोज कर रहे हैं, तो इन दोनों के सुपर इम्पोज से नया वेव बना जिसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमने डिफाइन किया है a, बट एक्चुअल में a होगा कितना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना, उसके लिए हमें करना है जो, तो ये इक्वेशन है दो, इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दें, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करिए, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, ये ऐड किया तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अब यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एंगल अगर सेम है तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, दैट विल गिव यू ए स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे जो भी आ जाए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये फेज तो समझ में आ गया होगा कि फेज कितना है, ठीक है, तो हम इसको अभी फिलहाल फेज को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने हैं, हमें इन दोनों फंक्शंस को स्क्वायर करना है, तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, इसका स्क्वायर प्लस ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने।
चलिए ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई वन प्लस ये हो गया a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वन कॉस फाई टू। ये एक का हो गया स्क्वायर फर्स्ट वाले का। अब सेकंड का स्क्वायर करते हैं। सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो बस कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो हमने यहाँ पे प्लस 2a1 a2 साइन फाई वन एंड साइन फाई टू ये आ गया दो वेव्स। अब हम अगर ध्यान रखें, चीज़ों में ध्यान दें स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए a1 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, a1 स्क्वायर यहाँ कॉमन है। उसके बाद बच क्या रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इनफैक्ट ये टर्म क्या हो गया a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे a2 स्क्वायर कॉमन है। तो a2 स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन ले लिया बाहर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1। तो यहाँ कितना बचा a2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन है कितना 2a1 a2, इन दोनों में कॉमन है। तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं 2a1 a2 ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉस फाई वन कॉस फाई टू प्लस साइन फाई वन साइन फाई टू। ये हमने, ठीक है। अभी अभी जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे साइन ए प्लस बी का, इसी तरीके से कॉस का भी होता है। कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है भाई, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और जब आप कॉस ए प्लस बी रखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगी, इधर माइनस रखेंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा। ये डिफरेंस बस, यानी अगर ये a माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये अगर a प्लस बी होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अलग कलर से इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो हम कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी। तो हम लिख देते हैं भाई कॉस a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वन डिफरेंस फाई टू, हम ये लिखते हैं। और इसी डिफरेंस को हमने डिफाइन क्या किया है फाई से, जो अभी जस्ट किया हमने। तो वो चीज़ हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो जो वेव बन रही है, फाइनल वेव बन रही है आफ्टर सुपरपोजिशन, तो उसकी एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इसको अभी रब कर देते हैं थोड़ा सा हम, आपको थोड़ा और समझाना है। हम फेज चेंज नहीं करना चाहते, वहाँ से फेज को रिमूव नहीं करना चाहते इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको और समझाना है तो हम, तो अभी यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन आया। और ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ द वेव। किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के पर प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसका इंटेंसिटी हो गई। अब मान लेते हैं लेट्स सपोज कि पहली कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन आ रही है।
क्योंकि दो वेव्स है तो दो कंडीशन आ रही है। पहला कंडीशन हो यहाँ पे डिफरेंस की बात की है, y1 माइनस y2, हो सकता है दोनों वेव्स सेम फेज में हो। नाउ इफ द waves are in same phase, सेम फेज में है तो इसका क्या मतलब होगा, phi1 इज इक्वल टू phi2। तो इसका क्या मतलब हो गया, phi जो कि phi1 डिफरेंस phi2 था वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सेम में है तो डिफरेंस जीरो हो गई उसकी। तो उस केस में जो ए स्क्वायर है वो क्या हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये क्या हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 विच इज नथिंग बट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं कि a1 प्लस a2 होगी, ठीक है। एंड ठीक, एंड जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि वेव एक नया वेव जनरेट कर रहा है ना, यहाँ प्लस साइन है तो इसका मतलब ये एक नया वेव जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसे पर्टिकुलर दिस को वेव नया जनरेट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको आई मैक्स से भी लिखते हैं, ए मैक्स आई मैक्स, आई मैक्स यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम। और ये किसके लिए होती है, ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब मान लीजिए कि अगर सेम फेज में ना हो, अपोजिट फेज में हो, तो उस केस में क्या होगा, अब अगर दोनों वेव्स अपोजिट फेज में है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ waves are in opposite phase, तो उस केस में क्या होगा, phi1 डिफरेंस phi2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंड cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, करेक्ट। तो उस केस में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 विच इज नथिंग बट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम डिफरेंस लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि a1 छोटा a2 बड़ा है, कौन है नहीं जानते। इवन अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, दोनों में से छोटा बड़ा कोई भी हो स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इंटेंसिटी। और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, a1 डिफरेंस a2, एंड जो इंटेंसिटी हुई तो उसे हम बोल रहे हैं मिनिमम, यानी a1 डिफरेंस a2 का स्क्वायर। क्योंकि मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है किसी चीज को खत्म करना भाई, कम करना। तो कम तो तभी होगा ना जब आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं
इंटरफेरेंस, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहां से दो चीजें हमें मिल गई भाई, एक फेज क्या है वेव का, फाइनल वेव जो बन रही है उसका फेज क्या है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगी, दोनों मिल गई। अब मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि दोनों वेव्स जो हैं, ठीक है, दोनों वेव्स हैं, उन दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। हमने मान लिया कि दो वेव्स हैं, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब A1 इज इक्वल टू A2, लेट्स से A है, तो उस केस में आई मैक्स के पहले हम A निकालते हैं एम्पलीट्यूड, तो हम AC लिख रहे हैं, AC का मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, तो ये हो गया A1 प्लस A2 होता है, विच इज A प्लस A, 2A हो गया, और 2A होने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो गया, 2A का स्क्वायर विच इज 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर हो जाता है। अब हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसे हम AD लिख देते हैं, तो ये आ रहा है A1 डिफरेंस A2, अब दोनों A हैं, इस केस में 0, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, ठीक है, यहां से दो चीजें मिली, एक मिला कि अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है तो उस केस में इंटरफेरेंस इनिशियल वेव के इंटेंसिटी के 4 टाइम्स हो जाता है, किसी भी एक वेव के इंटेंसिटी के 4 टाइम्स हो जाता है, जो दोनों सुपरपोज करने के बाद, क्योंकि A स्क्वायर होगा किसी एक वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स, 4 ऑफ इंटेंसिटी, बट यहाँ पे क्या है, 0, 0 का मतलब है कि प्योर डार्क, कोई कुछ भी कंपोनेंट कहीं से कुछ नहीं है इंटेंसिटी का, इसीलिए इंटरफेरेंस में, हम चूंकि इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंटरफेरेंस में बोला जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट मिनिमा इन इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब ये है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्रूव करिए कि इंटरफेरेंस में जो मिनिमा मिलता है वो परफेक्ट मिनिमा होता है, तो बस आपको यही प्रूव करना है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, 0 का मतलब है परफेक्ट मिनिमा, खत्म, ठीक है। इसमें कोई भी कंपोनेंट दूसरे किसी वेव का नहीं होता, ओनली 0 होता है, तो 0 का मतलब है परफेक्ट मिनिमा, दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट जब हम आगे पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन के लिए, तो वहां पे हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन की केस में ये परफेक्ट मिनिमा नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है, आपको ये प्रैक्टिकल भी समझाएंगे, यहाँ पे शो करके समझाएंगे कि कैसे है, ठीक है, इसको दिखा भी देंगे आपको कि परफेक्ट मिनिमा क्या है इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन में नॉर्मल मिनिमा क्या है, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गई, इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस समझ लिया हमने, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ लिया, उनकी एम्पलीट्यूड निकाल ली, इंटेंसिटी निकाल ली, और ये भी प्रूव कर लिया कि इंटरफेरेंस में जो भी हमें मिनिमा मिलता है वो हमेशा ही हमेशा परफेक्ट मिनिमा मिलता है। डन। तो आज के लिए बस इतना ही,
अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए और भाई केवल चैनल को देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? ओके देन, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।